तो हाँ, इसीलिए गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ +1 बायोलॉजी एंड कल हम लोगों ने जाना था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किए और सेल के अंदर जो मैट्रिक्स है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनील्स अबेंडेंट हैं, पड़े हुए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने ये भी पढ़ा कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिलेक्टिवली परमिएबल है, जो कि दोनों में है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आखिरकार ये सेल एनवलप, ये जो सेल एनवलप है, एनवलप मतलब एनवलप देखा है, कवर। तो ये जो सेल एनवलप है, सेल के ऊपर जो कवरिंग है वो प्रोकैरियोट्स में कितने लेयर की है और यूकैरियोट्स में कितने लेयर की है और वो किस किस चीज़ की बनी है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। थोड़ा सा बेटा इसमें सेल वॉल और सेल एनवलप अलग अलग होते हैं। देखो ना, सेल वॉल इज आल्सो एन एनवलप। वो तो हमने देख ही लिया कि सेल वॉल एक एनवलप है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एनवलप है। इनके अलावा और कौन कौन से एनवलप है और प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंट एनवलप्स है? क्या यूकैरियोट्स में कोई ऐसे यूकैरियोट्स भी हैं जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ करके कोई और कवरिंग हो? अगर है तो वो कौन कौन सी हैं और वो किस किस चीज़ से बनी है, ये हमारा टॉपिक है। इज इट ओके? अब है हमारे पास प्रोकैरियोटिक एनवलप्स। अब देखना है हमने कि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल जिनकी जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर कवरिंग नहीं है। ठीक है, वो सेल। तो ये कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स, बोलते केमिकली कॉम्प्लेक्स, जो उनका केमिकल होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे भी वो उसकी कवरिंग बनी हुई है प्रोकैरियोटिक सेल की, वो किसी केमिकल से बनी है। वो केमिकल कॉम्प्लेक्स होता है, वो कॉम्प्लेक्स सिंपल ना होके क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक चीज से ना बनकर कई चीजों से, दो या दो से ज्यादा चीजों से बन करके तैयार होना। तो ये कह रहे हैं द सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। 3 लेयर का स्ट्रक्चर मतलब समझियो, प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसकी जो बाहर की कवरिंग है वो 3 लेयर की है। अंदर जो ऑर्गेनील्स हैं और न्यूक्लियस है उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, लेकिन जो बाहर से है वो 3 लेयर की कवरिंग है। देखते हैं वो कौन कौन सी है। वो तो जो सबसे बाहर है उसे कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स, और फिर जो उसके अंदर है वो है सेल वॉल, और जो सबसे अंदर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक जो है उसकी जो एनवलप वो 3 तरह के हैं, 3 टाइप्स के हैं। एक है ग्लाइकोकैलेक्स, दूसरा है सेल वॉल एंड तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके बारे में आपको नॉलेज है। हम तो एक के बाद, और ये सबसे अंदर, ये सबसे बाहर, ये उससे अंदर, ये सबसे अंदर। इज इट ओके? ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट, इसका अपना फंक्शन है, इसका अपना फंक्शन है और इसका सबका अपना अपना फंक्शन है। इज इट ओके? बट वो अकेले उनको हम टुगेदर क्या कहेंगे कि वो प्रोटेक्टिव है। वो सेल के लिए क्या है? प्रोटेक्टिव है। दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के हैं, बैक्टीरिया सारे बैक्टीरियाज प्रोकैरियोट्स है। तो ये कह रहे हैं वी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल एनवलप। बोलते सेल एनवलप के बेस पर बैक्टीरिया 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक ग्रुप का नाम ग्राम पॉजिटिव और दूसरे ग्रुप का नाम ग्राम नेगेटिव। मैं फिर से बताने की कोशिश करती हूँ आपको कि प्रोकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं
वो उन सभी में 3 लेयर पाई जाती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेलुलर, प्लाज्मा। और बोलते ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया अपने आप में 2 तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, हो गया ग्राम नेगेटिव। बोलते ये जो ग्राम नेगेटिव और 2 ग्रुप्स ऑफ द डिफरेंट, ये दोनों किस चीज़ के बेस पर हैं? ये हैं कि एनवेलप के बेस पर डिफरेंट है। ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं ये एनवेलप के ऊपर बेस है। बोलते स्टेन के लिए ये जो स्टेनिंग जैसे कलर डालेंगे ना तो उनमें डिफरेंट आएगा, मतलब जो ग्राम पॉजिटिव होंगे वो स्टेन हो जाएंगे और जो ग्राम नेगेटिव होंगे वो स्टेन नहीं होंगे, उन पे कलर नहीं होगा। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ। And the manner in which they respond to staining procedure dwelt by the gram, those that take up the gram stain, gram positive, and the other that do not take stain, gram negative bacteria। हो गया। कह रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स डिफरेंट इन द कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। बोलते ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है ये किस चीज़ की बनी है? अलग अलग बैक्टीरिया में ये अलग अलग चीज़ की बनी होती है। बोलते और इसकी थिकनेस भी अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होती है, समझो, किसी में ज़्यादा थिक, किसी में थिन। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है, ठीक है, थिकनेस अमंग द डिफरेंट, इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम वाइल द। बोलते कईयों में ये ढीली सी होगी, लूज शीथ, बाहर से इसके ऊपर लूज शीथ मतलब कवर, एक ग्लाइकोकैलिक्स लेयर का एक लूज कवर होगा कि किसी बैक्टीरिया में, और जबकि किसी और में देखा जाए तो थिक और टफ होगा, जैसे कि कैप्सूल होता है, जैसे कि कैप्सूल होता है। तो इसके बाद है द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, और सेल वॉल क्या बताती है? शेप एंड और स्ट्रॉन्ग करती है बैक्टीरिया को, ठीक है, और कोलैप्स होने से बचाती है। बताओ मैंने क्या क्या बताया, पहले बताओ मैंने क्या क्या बताया। सेल एनवेलप 2 टाइप्स का होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो स्टेन हो जाता है, और जो ग्राम नेगेटिव है वो स्टेन नहीं होता है। उसके बाद इस जो सेल है 3 पार्ट से बना होता है, ग्लाइकोकाइलेक्स, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स थिक और थिन वॉल्ड हो सकता है, लूजली और टाइटली पैक्ड होता है, और सेल वॉल प्रोटेक्ट, जो टाइटली होगा उसे क्या कहेंगे? कैप्सूल, उसे कैप्सूल कहेंगे, और जो लूजली पैक्ड ग्लाइकोकाइलेक्स लेयर होगी उसे क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर, उसे क्या कहेंगे? स्लाइम। और सेल वॉल क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी सेल को। अब आगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। मैंने पहले ही आपको कह दिया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है? जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस चीज़ को सेल के अंदर लाएगी, और जिस चीज़ को सेल से बाहर निकालना होगा उस चीज़ को सेल से बाहर निकालने में मदद करेगी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। बोलते ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जैसी ये यूकैरियोट्स में होती है वैसे ही बैक्टीरिया में होती है। और स्पेशल एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है मेसोसोम, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब एक्सटेंशन हो जाएगी, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे थी, उसके बाहर सेल वॉल थी, उसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स थी, अब जैसे ये जो लेयर है ये कई बार इसकी एक्सटेंशन हो जाती है ऐसे 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 करके, तो जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड करे, अंदर को इन्वल्जन्स करे, तो इसे फिर मेसोसोम कहा जाता है। ये जो पार्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अंदर को फोल्ड करके तैयार किए, इन्हें हम मेसोसोम्स कहते हैं। इज इट क्लियर? द एक्सटेंशंस इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। कई बार क्या होता है, मैं फिर आगे बता दूं आपको, कि जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडिंग थी, कई सेल्स में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे आके जाती जाएगी, ऐसे ऐसे जाती जाएगी। तो जब तक ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को तो मेसोसोम कहेंगे। जैसे ही इसके अंदर आगे का ये छूट करके यहाँ आने लगेगा, इसे हम वेसिकल्स कहेंगे। कुछ इसके वेसिकल्स बन जाएंगे, कुछ ट्यूब शेप में होंगे तो ट्यूब्यूल्स बोल देंगे, कुछ लैमेला बना देंगे। तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही ये चारों स्ट्रक्चर पैदा होते हैं जब ये इसकी एक्सटेंशन हो जाती है।
समझ आया? ठीक है। इसके बाद दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, और ये सेल वॉल की, ये जो इसने स्ट्रक्चर बनाए, ये सेल वॉल को बनाने में भी मदद करते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल, बोलते जैसे ही सेल तैयार हो गया, इसके अंदर के न्यूक्लियस तैयार हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकाइलेट्स सब रेडी हो गया बैक्टीरिया के अंदर, वैसे ही डीएनए रिप्लिकेट करने लगता है। डीएनए जब रिप्लिकेट करेगा तो ये सारी चीज़ें भी रिप्लिकेट करने लगेगी और सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा, सेल 2 में, और वो जो 2 सेल तैयार हुए उन्हें हम क्या कहेंगे? डॉटर सेल्स। क्या कहेंगे? डॉटर सेल। दे आल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन सिक्रेशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द एंजाइमेटिक कंटेक्ट। बोलते ये जो डीएनए रिप्लिकेशन जब हो रही होगी तो कहते हैं ये सांस लेने में भी मदद करेगी, चीज़ों को सिक्रेट करने में भी मदद करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सरफेस एरिया बढ़ाने में भी मदद करती है, और एंजाइम की एक्टिविटी भी उस टाइम बढ़ जाती है जब डॉटर सेल तैयार हो रहे होते हैं, डीएनए रिप्लिकेट हो रहा होता है, उस वक्त कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती हैं? ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन और ये है आंसर। इज इट ओके? In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called the chromatophores. ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे कि सियानोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका दूसरा नाम है। तो ये कहते हैं ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनमें एक और एक्सटेंशन मेम्ब्रेन से बनती है। ये एक्सटेंशन वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेला, मिजोजम्स तो बनते ही बनते हैं। इसके अलावा एक और एक्सटेंशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तैयार होती है जिसे हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, और जिसके अंदर पिगमेंट होते हैं, कलर, जो कलर देगा फिर सेल को, तो उसे हम क्रोमेटोफोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा 1 मार्क्स में। इज इट की व्हाट आर क्रोमेटोफोर्स? ठीक है। द एक्सटेंशन मेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया विच गिव्स इट ब्लू कलर पिगमेंट। इसमें वो प्रेजेंट होगा जो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी, वो उसको कलर देगा फिर, है ना। इसके बाद बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बोलते बैक्टीरियल सेल मूव भी कर सकते हैं और एक जगह भी रह सकते हैं, है तो लिविंग बट मोटाइल होते हैं, कई नॉन मोटाइल होते हैं। इफ मोटाइल, अगर वो मोटाइल है, दे हैव थिन फिलामेंटियस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल वॉल से ये निकालेंगे, और उसे हम सेल वॉल, उसे हम फ्लैगेला कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, फिलामेंटियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर लाइक नोन एज फ्लैगेला। तो मैंने क्या बोला कि बैक्टीरिया मोबाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। अगर वो मोटाइल हुए तो मोटाइल वो तभी है क्योंकि उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिन्हें हम फ्लैगेला कहते हैं। इज इट ओके? बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो बहुत हॉट वाटर में, जो चश्मे होते हैं, पानी के चश्मे, मणिकर्णिका गए हो, उसमें भी बैक्टीरिया पाया जाता है, जिंदा रह सकता है इतने गर्म पानी में भी कुछ बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बर्फ के अंदर भी सरवाइव कर जाते हैं। तो इनकी रेंज बहुत लंबी है। ये लोगों के पेट में, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर, बाहर, पानी में, गर्म पानी में, ठंडे पानी में, कहीं भी सरवाइव करने की, लेकिन सभी नहीं, अपने अपने मतलब अलग अलग वैरायटी अलग अलग जगह सरवाइव कर सकती है। तो बैक्टीरियल फ्लैगेला इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरियल फ्लैगेला बोलते ये जो मैंने कहा कि फ्लैगेला हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो मूव करने वाले बैक्टीरिया हैं उनके अंदर प्रेजेंट है, तो वो बना किस चीज़ का हुआ है? बोलते वो बना हुआ फिलामेंट का, हुक का और बेसल बॉडी। 3 इसके पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है इस फ्लैगेला के। फिलामेंट क्या क्या है? अभी ये देखो फ्लैगेला के पार्ट्स ऑफ फ्लैगेला। बायो ऐसी है कि इसको आप ऐसे करके ना चार्ट बना के आराम से याद कर सकते हो। ऊपर लिख दिया फ्लैगेला। फ्लैगेला के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो बॉडी, बेसल बॉडी लास्ट में है, बेसल बॉडी, फिलामेंट एंड हुक, फिलामेंट एंड हुक। इज इट ओके? ठीक है। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन
जो इसका सबसे लंबा पार्ट है फ्लैगेला का, वो फिलामेंट है एक्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, जो सेल के सरफेस से बाहर को निकलता है। तो मूविंग उसी की वजह से जो सेल जो है बैक्टीरिया का वो मूव करेगा अगर वो मोबाइल है, ठीक है। तो कह रहे हैं द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल वॉल बिसाइड्स फ्लैगेला, पिलाई, फिम्ब्रे। ये क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर विच help the bacteria to move, which help the bacteria to move, motile bacteria to move. 3 types of structure are there: flagella, pili and fimbriae. Flagella, pili and fimbriae are also surface structure. ये भी surface पे, जैसे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी उसके सरफेस पे ये हेयर लाइक प्रेजेंट होंगे, पिलाई कुछ छोटे साइज में होंगे, फ्लैगेला कुछ लंबे साइज में। तो किसी में फ्लैगेला पाई जाएंगे, किसी बैक्टीरिया में पिलाई पाए जाएंगे, किसी में फिम्ब्रे पाए जाएंगे, जिनकी वजह से वो मूव कर पाएंगे। और जो नहीं मूव करते हैं उनके ऊपर तीनों में से कोई भी इसमें नहीं पाए जाए। इज इट ओके? दिस सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द, ये पता लग गया ना कहाँ से तैयार हुए? सेल वॉल से। द पिलाई आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। तो पिलाई प्रोटीन का बना हुआ है। फिम्ब्रे ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। फाइबर धागे, बस धागे क्या ही समझो, लंबा फाइबर, सब बात तो एक ही है कि हेयर की तरह लंबा होगा। इन सम बैक्टीरिया दे आर नाउ टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू द रो। बोलते इसी की मदद से ये जो पिलाई, फिम्ब्रे, फिलामेन, ये जो स्ट्रक्चर है, इन्हीं की वजह से ये किसी चीज़ पे जाके चिपक जाते हैं। उसको उस स्ट्रक्चर को, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उससे जाकर के ये होस्ट की बॉडी पे जाकर के चिपक जाएंगे और वहाँ जाके मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अगर अच्छे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे बॉडी के अंदर। तो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया कि सेल के एनवलप्स कौन कौन से हैं और उनके नाम, उनकी कंपोजिशन, और जो हमने कंपोजिशन पढ़ी उसके ऊपर आउटग्रोथ सेल वॉल के ऊपर कौन कौन सी आ सकती है और उनमें क्या क्या फंक्शन है। कोई प्रॉब्लम नहीं। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन्स बॉडी। राइबोसोम, डू यू नो समथिंग अबाउट राइबोसोम? और क्या करता है वहां पे? क्या करता है वो? राइबोसोम है। एक राइबोसोम होता है, राइबोसोम, और राइजोम, RIZOME, RIBOSOME की बात कर रही हूँ। ये सबसे पहले तो ये समझ लो कि राइबोसोम जो है वो सेल ऑर्गेनील है। क्या है? सेल ऑर्गेनील है। ओके, सेल ऑर्गेनील है। लेट अस स्टार्ट। इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो यहाँ पे आप इस बात को तो समझ गए कि सेल वॉल इतने सारे स्ट्रक्चर तैयार करती है, फिम्ब्रे, पिलाई, फ्लैगेला। इसी तरह से हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेसोसोम बनाती है, वो वेसिकल्स बनाती है, ट्यूब्यूल्स बनाती है ना, उससे तैयार होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक और स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। क्या कहते हैं? राइबोसोम। एसोसिएटेड, उसके साथ राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। बोलते उनका साइज इतना हो सकता है, साइज जैसे मान लो ये राइबोसोम है, ठीक है, इसका साइज या 15 नैनोमीटर हो सकता है या 20 नैनोमीटर हो सकता है, और ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक को 50S कहेंगे, जो बड़ा वाला होगा 50S, ठीक है, और जो छोटा वाला होगा उसको 30S कहेंगे। ये बातें समझ आ गई? ठीक है। तो कह रहे यूनिट्स विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म, और इकट्ठे हम अगर विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर टू फॉर्म ए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। बोलते ये इकट्ठी दोनों ही प्रेजेंट होती है, और जब ये दोनों इकट्ठी हो तो ये 70S का राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में तैयार करती है। प्रोकैरियोट्स में कितने का? 70S का। राइबोसोम्स आर द साइट। अब आए देखो, एक तो ये सब यूनिट्स में डिवाइड होती है राइबोसोम, दूसरा इसकी लेंथ बता दी, साइज बता दिया। तीसरा ये काम क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है।
क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज। राइबोसोम्स आर द साइट फॉर द, इसको ना प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, मतलब क्योंकि प्रोटीन बनाता है तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल mRNA, बोलते बहुत सारे राइबोसोम जाकर के किसके साथ लग जाते हैं, एक सिंगल mRNA के साथ। mRNA क्या होता है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इज इट ओके, मैसेंजर। तो ये कह रहे हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू ए सिंगल mRNA एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम और पॉलीस। बोलते बहुत सेवरल राइबोसोम आकर के सिंगल RNA के साथ, RNA कुछ नहीं होता, ऐसे स्ट्रैंड होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर सेवरल राइबोसोम आकर के अटैच हो जाते हैं। जब ये अटैच हो जाते हैं तो हम इसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम चेन। द राइबोसोम और पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। बोलते अब ये क्या करती है, ये जब यहाँ पे राइबोसोम आकर के चिपके जाते हैं, ये जो इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन को बनाने की, उसको कॉपी कर लेता है और उससे क्या करता है, प्रोटीन बना लेता है। क्या कर लेता है, क्या बोला मैंने, जो आरएनए के ऊपर प्रोटीन्स होते हैं उसको कॉपी कर लेता है। प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन mRNA, RNA 3 टाइप्स के होते हैं, तीनों में ये क्वालिटी नहीं है कि उनके अंदर इंफॉर्मेशन, mRNA मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड के ऊपर वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कि प्रोटीन कैसे बनाए। हाँ, तो वो इंफॉर्मेशन वो कॉपी करके प्रोटीन बनाती रहती है। कौन, राइबोसोम्स। तो द राइबोसोम और पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स, ठीक है। वो जो चिपके हुए राइबोसोम्स हैं mRNA के साथ, जिन्हें कि हम पॉलीसोम कहेंगे, वो ट्रांसलेट कर देंगे प्रोटीन प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन और उससे प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे। इस अब है मेरे पास इनक्लूजन्स बॉडी। रिजर्व मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। बोलते जितना भी रिजर्व मटेरियल है, रिजर्व मटेरियल मतलब जो उसे फ्यूचर के लिए चाहिए, जो उसे स्टोर करके रखना है, वो साइटोप्लाज्म में इनकल्जन बॉडी की फॉर्म में रखता है। तो इनकल्जन्स बॉडी समझ आ गई। इनकल्जन्स बॉडी मतलब जैसे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने आगे को एक्सटेंशन सिखा दी, इनमें स्टोर करेगा, वेसिकल्स में स्टोर करेगा, ट्यूब्यूल्स में स्टोर करेगा, किसको, फूड को। जब फ्यूचर में जरूरत होगी तो फिर उन्हें यूज करेगा, तो उन्हें इनकल्जन्स बॉडी कहते हैं। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म। बोलते प्रोकैरियोट्स में ये इनकल्जन्स बॉडीज फ्री पड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, साइनोवेक्स, ये है, ये क्या है, ये फूड है, ये फूड है। फूड है किसकी फॉर्म में, इनकल्जन्स बॉडी की फॉर्म में। और वो इनकल्जन्स बॉडी क्या है, सियानोफाइसिन ग्रैनुअल्स, ग्लाइकोजन। इस ग्रैनुअल्स के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोजन्स, ठीक है। वैक्यूल्स, गैस स्टोर के आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक एल्गी। तो ये है इनकल्जन। क्वेश्चन आएगा व्हाट आर इनकल्जन्स। इनकल्जन्स क्या बोलोगे, द बॉडी विच स्टोर्स फूड inside the bacteria and these can be in the form of glycogen granules, gas vacuoles form, cyanophysin granules, phosphate. Is it okay? अब लास्ट में आपको करवाने जा रही हूँ इसके बाद, क्योंकि आपने थोड़ा पिछले चैप्टर का भी करना है। लास्ट है मेरे पास यूकैरियोटिक सेल और कल हम करेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कह रहे हैं तो यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। अब यूकैरियोट्स में सब कुछ आएगा। प्रोकैरियोट्स में तो सारे प्रिमिटिव बैक्टीरिया आए, यूकैरियोट्स में प्रोटिस्ट भी आएंगे, प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, फंजाई में, मोनेरा को छोड़ के। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ द मेम्ब्रेन। बोलते जो यूकैरियोटिक सेल होता है इस तरह से, वो उसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। बहुत सारे कंपार्टमेंट्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का अपना कंपार्टमेंट, गोल्जी बॉडी का अपना कंपार्टमेंट, ठीक है, तो लाइसोसोम्स का अपना कंपार्टमेंट। बोलते जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड, सारे मेम्ब्रेन बाउंड होंगे ऑर्गेनेल्स, और सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस। बहुत बड़ा वैक्यूल होता है इन केस ऑफ एनिमल्स,
प्लांट्स में, इन केस ऑफ द प्लांट सेल देर इज ए लार्ज वैक्यूम जो कि सेंटर से न्यूक्लियस को ही डिस्प्लेस करके उनको को कर देगा। तो ये क्या है, ये अपने अपने कंपार्टमेंट्स हैं अपने अपने ऑर्गेनील्स के। तो ये कह रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स पोसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर एनवेलप। बोलते यूकैरियोट के ऊपर क्या होगा, खुद न्यूक्लियस के ऊपर भी एनवेलप होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी एनवेलप होगा, गोल्जी बॉडी के ऊपर भी, राइबोसोम के ऊपर भी, वैक्यूल के ऊपर भी, सब चीज़ों पर अपनी अपनी बाउंड्रीज होंगी और वो न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर अबेंडेड होंगे। हो गया खत्म। कह रहे यूकैरियोट्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। बोलते उस जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी चलने वाले स्ट्रक्चर भी होते हैं, स्केलेटन भी होता है साइटोप्लाज्म का, और जेनेटिक मटेरियल भी किसकी फॉर्म में, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। क्रोमोसोम्स में डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स। तो कह रहे ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं होंगे। प्लांट और एनिमल सेल डिफरेंट होते हैं, उनकी वॉल्स भी डिफरेंट होती हैं, उनमें वैक्यूल्स भी डिफरेंट होते हैं। इवन एक में बहुत बड़ा वैक्यूल है, एक में स्मॉल है एनिमल सेल में। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल है सेंट्रियोल विच आर absent in almost all the plants। बोलते अगर आप बाकी जगह देखोगे तो एनिमल सेल जो है उसके अंदर सेंट्रियोल भी है, जबकि प्लांट में ये डिस्टिंग्विश बिटवीन पूरी कर लेना, 7-8 डिस्टिंग्विश बिटवीन है इनकी, वो आप 9th क्लास की बुक से भी कर सकते हो, उसमें बड़ा अच्छा सा चार्ट बना के दिया हो, या अपनी बुक में है तो इससे कर लेना, इस वाली से मॉडर्न से। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन करनी है या कल करनी है, कर ली। इतना है। ये जो आपका फ्रॉग वाला चैप्टर मैंने खत्म किया था उसका टेक्स्ट नहीं हुआ है अभी, उसको भी तैयार कर लेना है ना, लास्ट के बाद। ठीक है, इसके बाद है द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली। नहीं, तुम अभी मियोसिस माइटोसिस वाला लर्न कर रही हो। नहीं, एक एक का दे दो ना पहले। अच्छा ऐसा करो, मियोसिस वाला पहले दे दो, तो फिर कल की कल दे दो। नहीं, मुझे केमिस्ट्री का भी तो दिया है ना मैंने, वो कल है ना। ठीक है, अच्छे से कर लेना उसको, उस चैप्टर के बीच में से करना, डायग्राम वगैरह सारे करना। मेरे हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड VSEPR थ्योरीज वगैरह अच्छे से कर लेना, उसको तो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन ध्यान से देखना कि स्ट्रक्चर बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्ट्रक्चर में, बस नज़र रखना है यहाँ पे। हाँ, अच्छे से देखो। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब सामने आया तभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सिंपल माइक्रोस्कोप से मेम्ब्रेन क्लियर नहीं होती थी, उसमें सिर्फ न्यूक्लियस दिखता था। तो इन 1950 मीनवाइल द केमिकल स्टडीज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन द ह्यूमन रेड ब्लड सेल अनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलते 1950 में क्या हुआ कि सेल मेम्ब्रेन भी स्टडी की जा सकती है। ये सामने आया जब ह्यूमन रेड ब्लड सेल RBCs, ह्यूमन की RBCs को देखा गया, तो उन्होंने सोचा कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी इससे डिड्यूस कर सकते हैं। जब रेड ब्लड सेल को पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया उसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इन्होंने कहा कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी खोल के लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को। तो दी स्टडीज शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज। बोलते जब देखा गया तो सामने आया कि वो लिपिड और प्रोटीन से बनी है। लिपिड पता ना क्या होते हैं, फैट्स। क्या होते हैं, फैट्स। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि लिपिड और फैट की बनी हुई है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन लिपिड, फैट और प्रोटीन की बनी हुई है। क्लियर हो गया। द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड, उसका स्पेशल नाम भी दे दिया। ज़्यादातर क्या होगा, फॉस्फोलिपिड की बनी है। किस चीज़ की बनी है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी है। दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। ध्यान देना, ये है 2 लेयर, ऊपर और नीचे। ये ब्लू ब्लू दिख रही है, ये ब्लू और ब्लू, ये हेड है इसका और ये टेल है। ये ऐसे है, राउंड ये टेल, राउंड ये टेल, ये राउंड ये टेल, ऐसे ही ऊपर की साइड से ये हेड ये टेल, ये है ये टेल, ऐसे। और बीच में ऐसे प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स, ऐसे हेड टेल, हेड
चेन, बस यही स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है। और इन्हीं से ऐसे करके, ये धागे से ऐसे करके। अब देखना ये है कि हेड किस चीज़ का बना है, टेल किस चीज़ का बना है। ये तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। लेट अस सी कि स्ट्रक्चर यही है, स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। मेजर प्रोटीन अगर मेजर जो लिपिड लिया जाएगा वो फॉस्फोलिपिड है। आल्सो द लिपिड आर, मैं पूछूंगी मैंने क्या क्या बोला, मेरे को एज इट इज चाहिए। द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन। लिपिड जो है मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज्ड है, ये मेम्ब्रेन है पूरे वेल अरेंज्ड है। उसमें क्या है, उसमें हेड है, पोलर हेड है, बाहर की तरफ को है, बाहर की तरफ को हेड, ये हेड जो मैंने ड्रॉ करके दिया, बाहर की तरफ को हेड है जो कि आउटर साइड जो, एंड द हाइड्रोफोबिक टेल, और अंदर की तरफ को ये टेल है, ये काली काली टेल है, ये काली काली टेल है। हाइड्रोफोबिक जो पानी से नफरत करती है, जो पानी से नफरत करती है, तो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की तरफ को है, और हेड जो है वो टुवर्ड्स द इनर पार्ट। तो कह रहे हैं द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। तो ये जो टेल है ये नफरत करती है पानी से, ये अंदर की तरफ है, जो लगाव है जिसको पानी से वो हेड है, तो वो पानी की तरफ हो गया। दिस एंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। इसका मतलब उसको एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखना है। क्यों? क्योंकि दैट हेट्स द वाटर, दैट हेट्स द वाटर, दैट इज हाइड्रोफोबिक, है ना। तो वो इंटरनल की तरफ वो चली जाती है और बाहर की तरफ वो हेड अरेंज हो जाता है। In addition to phospholipid membrane also contain cholesterol। बोलते हैं फॉस्फोलिपिड तो होता ही होता है उसके, लिपिड कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ फैट, वो भी उसमें होता है, उस मेम्ब्रेन में वो भी होता है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवेल्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो पोसेस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। बोलते बाद में ये भी डिस्कवर हुआ कि प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, और द रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड आर कंसिडर्ड, बट ज़्यादा रेशियो में प्रोटीन और लिपिड है, उसमें भी उन दोनों में भी लिपिड ज़्यादा है, उन दोनों में भी लिपिड ज़्यादा है। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट हैज़ बीन, एरिथ्रोसाइट पता है, एरिथ्रोसाइट्स आर erythrocytes are red blood cells, हाँ। leukocytes are white blood cell and erythrocytes, मेरे को एकदम erythrocytes are white blood cells। बोलते जब इन्होंने एरिथ्रोसाइट सेल को स्टडी किया, उसकी मेम्ब्रेन को, तो 52% की वो प्रोटीन की बनी हुई है और 40% वो लिपिड की बनी हुई है, ठीक है। हाँ, तो इस केस में एरिथ्रोसाइट के केस में प्रोटीन ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, और इसमें लिपिड कम है एरिथ्रोसाइट्स में, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। बोलते कि कहाँ से आसानी से निकाली जा सकती है प्रोटीन, उसके बेस पर जो है प्रोटीन जो है वो दो तरह की है। एक जो बिल्कुल सेंटर में है वो इंटीग्रल है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में और पूरी बड़ी बड़ी है वो इंटीग्रल है। जो ये ऐसे करके है पेरिफेरी में है, पेरिफेरल मतलब साइड में है, वो क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन लाइन ऑन द सरफेस, वो सिर्फ सरफेस पे होगी, उसे हम क्या कहेंगे, वो पार्शली टोटली बोलते जो बड़ी वाली है ना, जो इंटीग्रल है वो बरीड है बिल्कुल अंदर, ये देखो है ना, बिल्कुल अंदर घुसी हुई है, और वहाँ पे कोई लिपिड, कोई टेल, कोई हेड कुछ नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ वो उसी का पूरा पार्ट होगा, उस प्रोटीन का ही पूरा पार्ट होगा, टोटली वो उसमें बरीड होगी। तो आपने ये देख लिया कि प्रोटीन दो तरह की है, एक है पेरिफेरल और एक है इंटीग्रल, और जो हेड और टेल है वो दोनों ही फॉस्फोलिपिड के बने हुए हैं। जो टेल है वो अंदर की तरफ को है क्योंकि वो पानी को हीट करती है, और जो हेड है वो बाहर की तरफ को है क्योंकि इट डजंट हीट वाटर। सो इस तरह से वो क्रिएट की गई है। और इसमें एरिथ्रोसाइट सेल को जब स्टडी किया गया तो 60% उसमें प्रोटीन और 40% उसमें लिपिड है। बताओ अब क्या क्या बोला मैंने, और फिर अपनी सीट पे जाके मुझे ड्रॉ भी करनी है। सेल मेम्ब्रेन में हेड और टेल होता है, साइड्स में हेड, आउटर
और ये आउटर प्रोड्यूस करती है और इनर साइड होता है टेल जो कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है, तो वो इनर होती है। उसके बाद जो लिपिड्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, उसमें लिपिड्स ज़्यादा होते हैं। बट अब ये एरिथ्रोसाइट्स में प्रोटीन ज़्यादा होता है, लिपिड 40% होता है और प्रोटीन 50% होता है। थोड़ा सा और है इसके बारे में, बोलते हैं इस स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करके देखा गया, माइक्रोस्कोप आते गए और उसका डीप स्ट्रक्चर सामने आता गया जब एक साइंटिस्ट हैं, दो साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन 1972 में उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि जो ये मॉडल है ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, इसका नाम दे दिया। इस मॉडल का है ऐसा ही कि उसमें प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, सब कुछ। फिर इसको एक स्पेशल नाम दे दिया। इस आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, एक्सप्लेन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे आएगा क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हु डिस्कवर्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तब आप नाम याद करने पड़ेंगे, तो ये मॉडल का नाम याद करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइडी नेचर ऑफ द लिपिड एनेबल्स द लेटर मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स विद इन द बाइलेयर। बोलते ये जो बाइलेयर है ना, ये बाइलेयर क्या है, लिपिड्स, ये फ्लूइडी पार्ट है, इसकी वजह से ये ढंग से प्रोटीन अबेंड करने में, अपने अंदर लेने में जो है कैपेबल होता है, इसलिए उस स्ट्रक्चर का नाम क्या कह दिया, फ्लूइडी मोजाइक मॉडल कह दिया। दिस एबिलिटी, ये जो मूव कर सकती है मेम्ब्रेन, ये जो कैपेसिटी है मेम्ब्रेन की, एबिलिटी है मेम्ब्रेन की चीज़ों को अबेंड करने की, इस एबिलिटी को क्या कह दिया, फ्लूइडिटी की वजह से, ठीक है। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ। बोलते हैं अगर ये फ्लूइड ही नहीं होगी तो सेल की ग्रोथ थोड़ी इम्पॉर्टेंट। रिजिड चीज़ होती है ना, रिजिड, आपने देखा जब कोई इंसान मर जाता है तो वो रिजिड हो जाता है, बिल्कुल रिजिड। और जब आप कोई पेड़ देखोगे जब वो सूखने लगता है तब भी वो रिजिड हो जाता है, तो उसमें ग्रोथ नहीं होती। तो इसलिए इसको रखा है, इससे और भी कई स्ट्रक्चर तैयार होने हैं। तो अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, फ्लूइडिटी नहीं होगी, तो स्ट्रक्चर कैसे तैयार होंगे। रिजिड चीज़ से स्ट्रक्चर तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या है, फ्लूइड रखा है गॉड ने, और इसको इस तरह से क्रिएट किया गया है कि ये अपने आप को एडजस्ट कर सके, चीज़ों को अपने अंदर अबेंड कर सके, इसलिए इसके अंदर इस तरह के तभी चीज़ें अंदर बाहर आ सकती हैं। अगर फ्लूइडिटी नहीं होगी तो चीज़ों का अंदर, डेड चीज़ों के अंदर कोई चीज़ डाल सकते हैं, इंसान मर जाए उसके अंदर कुछ डाल सकते हैं, इतनी टफ हो जाती है वो, ठीक है। तो वो एक लाइन भी है कि भाई फ्लेक्सिबल चीज़ें जो हैं वो लिविंग होती हैं, और जो रिजिड चीज़ें होती हैं वो डेड, ऑलवेज डेड है। चाहे वो आप इस केस में ले लो कि रिलेशन में, जैसे मान लो आपसे किसी की बिगड़ गई और वो रोज़ आपके सामने आता है, और चाहे वो आपके फादर के साथ, मदर के साथ, या किसी भी रिश्ते में, सिस्टर के साथ, या आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी, और रहती वो आपके सामने ही, या आसपास ही रहती है, तो आप रोज़ उसको देख के डेड होते हो कि कभी मेरा इसके साथ रिश्ता था, कभी मेरा, तो इंटरनली आप जो हो, क्या हो कि इतने रिजिड हो चुके हो कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी फील कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप डेथ की तरफ मत जाओ, आप उससे फिर से उसके पास जाओ, उसको एक्सेप्ट करो, उसको समझाओ, और उस रिलेशन को फिर से बनाओ, जो कि उसी का मतलब लाइफ है, उसी का मतलब लाइफ है, ठीक है। तो व्यू फंक्शन ऑफ द लाइफ सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रेशन, तभी बोलते इसमें फ्लूइड है, तो ये सेल डिवाइड भी हो सकता है, सेल किसी को जोड़ भी सकता है, जंक्शन जोड़ सकता है, सीक्रेट कर सकता है चीज़ों को, एंडोसाइटोसिस, चीज़ों को अंदर ले सकता है, जैसे ठीक है। तो ये है इसके कैरेक्टरिस्टिक। फ्लूइडी नेचर क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लूइडी नेचर होने की वजह से इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट भी करता है चीज़ों को अंदर बाहर, सेलेक्टिवली करता है, ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, बार बार बोल चुकी हूँ। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। कुछ तो बोलते अपने आप ही, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, अंदर बाहर खुद ही अंदर बाहर होते रहेंगे। जब कोई चीज़ सेल के अंदर खुद ही आ रही है, खुद ही निकल जा रही है,
तो फिर वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। मतलब उसमें जिस चीज़ में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती वो पैसिव होती है, और जिस काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें आ जाएंगी, तो आप दो तरह की ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन हैपन, बोलते हैं पैसिव एंड एक्टिव। ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। जो सॉल्यूट्स ना एसिडिक है ना बेसिक है, वो अपने आप ही अंदर चले जाते हैं और अपने आप ही बाहर आ जाते हैं, और वो इस बेस पे आते हैं कि कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है। बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, बाहर से अंदर आ जाएंगे, अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, अंदर अपने आप ही एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो फर्क था, डिफरेंस था कंसंट्रेशन में बाहर अंदर का, और दूसरा डिफ्यूजन, उसकी वजह से डिफ्यूजन। जहाँ हायर कंसंट्रेशन होगी वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को चीज़ें आएंगी पैसिवली विदाउट एनर्जी। ठीक है। वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन। वो तो वाटर भी ऐसे ही अपने आप ही अंदर बाहर बिना एनर्जी के कर सकता है, और कई गैसेज भी कर सकती हैं। वाटर अपने साथ कुछ लेके आए, वाटर अपने आप आ रहा है, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। गैसेज अंदर बाहर डिफ्यूज करें तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बोलते एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर बाइलिपिड्स। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो लिपिड बाइलेयर है वो नॉन पोलर है, और पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर बाइपोलर की तरफ नहीं पास हो सकते। उनको पास करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जैसे कि ये सोडियम को अंदर लाने के लिए, कैल्शियम को अंदर लाने के लिए एनर्जी चाहिए, या बाहर लाने के लिए एक पंप है हमारा, सोडियम कैल्शियम लेवल जो हमारी सेल के अंदर मेंटेन करता है, वो अंदर बाहर लाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो आपको पता लग गया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी से। कहाँ से आएगी? एटीपी से। एटीपी क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, एटीपी। ठीक है। बताओ मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने क्या बताया? लास्ट में मैंने आपको ये बताया कि पहले तो मैंने आपको बताया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, हाँ पैसिव, एक्टिव में मैंने आपको दो तरह की बताई, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। जो एक्टिव में मैंने आपको बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती है। हमारी बॉडी के अंदर एक पंप है जो सोडियम और पोटाशियम के लेवल को मेंटेन करता है। उस पंप को कैरी कर रखने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एटीपी चाहिए होती है। वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से नहीं होगा, वो बिना एनर्जी के वर्कआउट नहीं करता। उसको वर्कआउट में रखने के लिए, उस पंप को, सोडियम और पोटाशियम के लेवल को वर्कआउट रखने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वो काम क्योंकि एनर्जी से हो रहा है इसलिए हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बोलो। पैसिव ट्रांसपोर्ट यूज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में, और इसकी दो टाइप्स होती है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होती है वाटर रेगुलेशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और डिफ्यूजन होती है गैसेस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है जो कि रेगुलेट करती है एक पंप को जो हमारी बॉडी के ऊपर अंदर चला हुआ है, उसके थ्रू वो क्या रेगुलेट कर रही? अरे नमक में क्या है? सोडियम है ना, सोडियम पोटाशियम लेवल। तो तभी हमें उनको उस लेवल को मेंटेन करने के लिए सारा दिन हम नमक की चीज़ें खाते हैं, पोटाशियम की चीज़ें खाते हैं। तो वो उस पंप को कैरी करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, जो कि एटीपी होगी। और पैसिव। थैंक यू। गो टू योर सीट, लर्न करो, डायग्राम्स बनाओ, और पिछले चैप्टर का भी कुछ लर्न करो। ये दरवाजा खोलना है ना। ये पेन, ये भी तो नहीं है आपका बेटा कल? बलराज नोटबुक दे दो बेटा।
से बाहर से तो नहीं डालती ना मैडम पेपर? मतलब उसके अलावा तो वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज और सजेशंस के अलावा बोल रही हूँ, लेंथी क्वेश्चंस तो इस नोटबुक से ही डालेंगे। हाँ जी। उस इस लाइन का क्या मतलब है? लीगल राइट्स एंड द स्टेट। अंकल क्लेम और ये क्या है अंकल क्लेम? नहीं, आ जाएगा। कल मुझे भी लगा कि ये गलत है, लेकिन सही लग रहा है। अंकल क्लेम फॉर ह्यूमन राइट्स अपील टू आर moral self. Their effectiveness is independent on a variety of factors, the most important of which is government. मतलब किसी ने मतलब अंकल की फॉर्म में बता रहे हैं कि क्लेम किया है। नहीं वो नहीं है, ये कुछ और अंकल उंकल नहीं, यहाँ कुछ वर्ड कुछ और है, लेकिन इसका मतलब ये निकलता है कि मतलब आप जो क्लेम दावा आप करते हो ह्यूमन राइट्स का, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की अपील जो करते हो कि मानव के जो हमारे जो मानवाधिकार है या हमारे जो मॉरल सेल्फ है, मॉरल होते हैं नैतिकता, नैतिकता के आधार पर गलत या उसकी इफेक्टिवनेस, वो कितने इफेक्टिव हैं, कितने कारगर होंगे, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नेंस कैसी है और उसका लीगल सपोर्ट क्या है। मतलब अगर हमने उन ह्यूमन राइट्स के लिए एक न्याय मांगना है तो न्याय व्यवस्था क्या है, न्याय व्यवस्था मतलब आप उन राइट्स को मांगने कैसे जाओगे, जुडिशरी में जाओगे, लीगल सपोर्ट क्या बना रखा है। राइट तो आपको दे दिए, लेकिन अगर उनका हनन होता है, हनन, ठीक है, तो आप उसकी लीगल सपोर्ट कैसे ढूंढोगे। दिस इज वाई द लीगल एक्नॉलेजमेंट ऑफ राइट्स इज गिवन सच हाई प्रायोरिटी। कि ये जो लीगल जो एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है
कि हाँ हम मानते हैं कि ये लीगली गलत राइट है। एक्नॉलेज करना होता है, जैसे मान लो हम चिट्ठी भेजते हैं जिसमें मैंने तो पैसे दिए, तो तुम आगे से एक्नॉलेज करके बोलते हो कि हाँ मेरे को पैसे मिल गए। तो ये लीगल एक्नॉलेजमेंट की सरकार कि अगला माने भी। हाँ, इसकी एक्नॉलेजमेंट ऑफ राइट्स, इसीलिए जो लीगल एक्नॉलेजमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी है। बहुत सारी कंट्रीज़ में बिल ऑफ राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। एनश्राइंड मतलब लिखे गए हैं संविधान में, क्योंकि लिखे गए हैं लेकिन ओबे नहीं होते हैं। ओबे करने के लिए फिर लीगल सपोर्ट की स्ट्रेंथ चाहिए। बलराज आ जाओ बेटा। तो ये अंकल नहीं है, यहाँ तुमने गलती लिख दिया कुछ, ये नहीं मुझे पता अब क्या होना चाहिए था इस जगह। तुम मैडम जब लिखवा रही होती है ढंग से लिखा करो, ठीक है ठीक है। ये अगम आ गया। लीगल राइट्स एंड द स्टेट। हमने ह्यूमन राइट्स पढ़े, हमने राइट्स का मतलब पढ़ा। अब क्या है, हमारे को सरकार ने लीगल राइट्स दिए हुए हैं। मतलब अगर हमारे राइट्स का हनन होता है, हनन समझते हो, कोई छीन लेता है या हमें जीने नहीं देता है उस तरह से जिस तरह से हमारी सरकार हमें अलाउड करती है, मतलब सरकार ने लिख दिया है, ठीक है। लेकिन हमें अगर उस तरह से हम अपने राइट्स को मतलब जी नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लेम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लेम। वो तो क्लेम करने तो हम जाएंगे, क्लेम करने तो आप गए और आपके राइट्स का हनन हो रहा है और आप गए और आपने लीगल सिस्टम को अप्रोच किया। अब वो लीगल सिस्टम भी तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके हकों को माने, एक्नॉलेज करे कि सच में आपके साथ गलत हुआ है। तो उसको कौन स्ट्रांग बनाएगी? गवर्नमेंट। उसको कौन स्ट्रांग बनाएगी? स्ट्रांग गवर्नमेंट। मैं फिर से लाइन पढ़ रही हूँ। एनी पर्सन हैव क्लेम फॉर द ह्यूमन राइट्स अपील टू मॉरल सेल्फ। अपने मॉरल के लिए, अपने सम्मान के लिए किसी ने क्लेम किए अपने ह्यूमन राइट्स। बोलते हैं ये मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट सही है या नहीं है। एंड लीगल सपोर्ट जो है, जो मेरे साथ चली है, जिसने मुझे ये ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड कराने हैं, क्या उसे पूरी नॉलेज है भी है? क्या वो इस बात को मान भी रही है कि मेरे साथ सच में मेरे राइट्स का हनन हुआ है और वो इसको हाई प्रियोरिटी पे ले रही है कि राइट्स का जो हनन है वो नहीं होना चाहिए? क्या बोलना चाहती हूँ मैं आपको बता सकती हूँ? बलराज, मेरी बात को समझ आ रही है आपको? मैं क्या बोलना चाहती हूँ? नहीं समझा है ना? नहीं समझा है? ये कह रहे हैं ये लीगल राइट्स एंड द स्टेट। बोलते आपको राइट्स की प्रॉब्लम है, मतलब कोई हक, मान तो मान लो आपको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है, वो किसने देना है आपको? किसने दिलवाना है आपको? फिर गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग रूल्स बने हैं, बना दिए हैं गवर्नमेंट ने, फिर किसने दिलवाना है आपको? राइट टू प्रॉपर्टी है, मान लो राइट टू प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी किसी ने छीन ली, अब वो आपसे नहीं ली जा रही, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ जा करके क्लेम कर सकते हो। कौन दिलवाएगा आपको? कोर्ट दिलवाएगा। कोर्ट दिलवाएगा? कौन दिलवाएगा? आपका वकील, अगर वो लीगली स्ट्रॉन्ग है तो। अगर वो लीगली स्ट्रॉन्ग है तो, नहीं तो वो भी गवा सकता है। अगर उसे लीगली पता ही नहीं है कि क्या क्लेम किया है, क्या इसको चाहिए, और वो मतलब समझ लो, तो ये तो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट रूल बना दे कि हाँ अगर हक छीने गए हैं तो आपको इस तरह से करना। लेकिन जो प्रोवाइड करवाने वाला है वो कौन है? आपका वकील।
ठीक है, तो उसको वो इस बात को एक्नॉलेज करे, अगर माने कि हाँ सच में आपके हकों का हनन हुआ है और मैं आपके लिए फाइट करूँगा, वो लीगल सिस्टम आपके लिए स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो तब जाके तो स्टेट गवर्नमेंट और लीगल सिस्टम दोनों ही आपके हकों को प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रांग होने चाहिए किसी कंट्री के। तो वही यही कह रहे हैं कि अगर ह्यूमन राइट्स को लीगली आपने लेना है तो क्या है, लीगल राइट्स और स्टेट दोनों ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या हाई प्रायोरिटी पे किसी कंट्री पे होनी चाहिए। क्या, गवर्नमेंट और लीगल सपोर्ट हाई प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। वो हाई प्रायोरिटी उनकी ये होनी चाहिए कि वो एक्नॉलेज करें कि आपके साथ, आपके राइट्स के साथ गलत हुआ है और हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो क्या वो क्या हो गए, लीगल राइट्स। वो क्या हो गए, लीगल राइट्स। मैनी कंट्रीज बोलते, बहुत सारे देश ऐसे हैं, बस बहुत आवाज़ आ रही है, मैनी कंट्रीज हैव ए बिल ऑफ राइट्स, है ना। बोलते बहुत सारे राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बोलते कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स हैं। रूम बंद करना। बोलते बहुत सारी कंट्रीज में लिस्ट ऑफ राइट्स हैं। क्या है, लिस्ट ऑफ राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन आर द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। बोलते किसी भी धरती पर हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी कौन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर राइट्स कन्फर्स प्रियोरिटी ऑन दैम। तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज करना का पता करना कि पर्टिकुलरली कौन कौन से राइट उसने दिए हैं वो प्रियोरिटी पे होने चाहिए। दोबारा बोल रही हूँ, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं बहुत सारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखती है, संविधान में लिखे हुए हैं, लेकिन वो जो बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ऊपर की बॉडी है किसी भी धरती पर। किसी भी धरती पर कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज करना, राइट्स रिकॉग्नाइज करना सबसे प्रियोरिटी पे होना चाहिए कि वो रिकॉग्नाइज कराए कि ये हमारे राइट्स हैं और ये प्रोवाइड करवाना और उसमें हेल्प करना भी कॉन्स्टिट्यूशन का काम होना चाहिए। तो कह रहे हैं द राइट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर दोज दैट आर रिगार्डेड टू बी फंडामेंटल। बोलते राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। इन सम सर्कमस्टांसेस दीज मे बी सप्लीमेंटेड बाय क्लेम्स। बोलते अगर वो नहीं हो तो मदद भी दी गई है कि आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और उनको किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री की अपनी अपनी हिस्ट्री है कि किस तरह से इनको लिया जा सकता है, अपने अपने कस्टम्स है, अपनी अपनी हिस्ट्री है, इनको किस तरह से क्लेम किया जा सकता है। इन इंडिया फॉर एग्जांपल, जैसे कि इंडिया में क्या होता है, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिटिंग अनटचेबिलिटी। अब ये प्रोविजन है इंडिया में कि आपको अनटचेबिलिटी पता है, अनटचेबिलिटी का मतलब होता है SC ST के लिए जो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, SC ST की जो ऊपर का समाज डिस्क्रिमिनेट करता था, उनसे दूर रहता था, उन्हें नीचा दिखाता था, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने देता था, अपने उनके मंदिर अलग, पीने का अलग, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ अनटचेबिलिटी है। ये सब कुछ क्या है, मतलब एक कास्ट का दूसरी कास्ट के ऊपर डोमिनेट करना किसी भी वे में, तो वो क्या है, अनटचेबिलिटी है। तो बोलते, और हमारी कंट्री ने फॉर एग्जांपल ये मना किया है कि ऐसा कुछ कोई कास्ट किसी कास्ट के प्रति नहीं कर सकती। सरकार ने ये मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दिस इज रॉन्ग और इसके लिए ये सज़ा है। लेकिन वो सज़ा दिलाने के लिए वो लीगल सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग लिख दिया है उसने, लेकिन क्या है, लीगली वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो स्टैंड करना चाहिए। तो कह रहे हैं देयर इज ए प्रैक्टिस ऑफ प्रोविजन, बोलते ये मना है, ये खत्म करो अनटचेबिलिटी, विच कॉल्स अटेंशन टू लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल प्रैक्टिस।
ठीक है। बोलते ये उसने प्रोविज़न दे दिया है कि ख़त्म करो, क्योंकि ये समाज में ये प्रैक्टिस बहुत समय से समाज में चली आ रही थी और लीगली उसने लॉ में डाल दिया कि ये नहीं होना चाहिए। एक कास्ट के लोग, हायर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोग के साथ कोई डिफरेंस नहीं रखेंगे, सब मिलजुल के रहेंगे। अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा, इतने साल की सज़ा होगी, ये सब कुछ उसमें मेंशन है। तो द लीगल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आवर क्लेम्स सो क्रिटिकल दैट सम, ये क्या बेटा, सम ऑफ द ये so critical that some of the that describe rights as claims recognized by the state, the legal enforcement gives our rights a special status। बोलते ये लिख तो दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया है, लेकिन इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनको एनफोर्स करने के लिए क्या चाहिए, लीगल सिस्टम चाहिए। समाज में क्लेम करने के लिए लीगल सिस्टम चाहिए, स्पेशल स्टेटस इन द सोसाइटी, बट इट इज़ नॉट द बेसिस फॉर क्लेमिंग राइट्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि लीगली एनफोर्समेंट जो है वही हक दिलवा सकती है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही लीगल राइट्स एंड द स्टेट्स है। तो कह रहे हैं राइट्स हैव बीन इंक्रीजिंगली एक्सपेंडेड। बोलते राइट बढ़ते ही जा रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, एक्सपेंडेड एंड इंटीग्रेटेड, और उनको डिस्क्राइब भी किया गया है, इंक्लूडिंग प्रीवियसली, पहले के भी रखे गए हैं और नए भी ऐड हुए हैं। तो कह रहे हैं एग्जाम्पल, कम्युनिटीज एंड टू रिफ्लेक्ट आवर मॉडर्न परसेप्शन ऑफ व्हाट इट मीन्स टू लिव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। बोलते पुराने और नए दोनों राइट्स इसलिए रखे गए हैं ताकि क्या है कि हमारी लाइफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ बीते। ठीक है। हाउएवर इन द मेजोरिटी ऑफ द केसेस द क्लेम्ड राइट्स आर डायरेक्टेड एट द स्टेट। बोलते जो भी आप राइट क्लेम करोगे उसको स्टेट डायरेक्ट करती है, बताती है। पीपल मेड डिमांड्स फ्रॉम द स्टेट थ्रू देयर राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, पीपल एक्सपेक्ट्स दैट इट इज़ द स्टेट विच मस्ट फुलफिल राइट टू एजुकेशन। तो बोलते जो भी आपकी डिमांड्स चलती हैं वो स्टेट के थ्रू चलती हैं, और जैसे कि राइट टू एजुकेशन जो है वो स्टेट ही प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है। दस राइट्स इम्पोज ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट टू एक्ट इन स्पेसिफिक वेज। बोलते राइट्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि स्टेट को इस तरीके से चलना चाहिए, अगर गलत होता है तो आप स्टेट को भी गाइड कर सकते हो। स्टेट आपको ईच राइट स्पेसिफिक्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट टू डू। फॉर एग्जाम्पल, माई राइट टू लाइफ ऑब्लिगेट द स्टेट to enact laws that protect me from a harm caused by the others। मैम ने ना पूरा मतलब आपको पागल करने का पूरा मेथड। अब ये बताओ, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये लीगल राइट्स एंड द स्टेट। उससे मैडम से बोलना कि मैडम लिखवाते रहे हो एक बार, मतलब भी बता। कभी पूछते हो तुम लोग, पूरी क्लास लिख के आ जाती, कॉपी थोकियाँ भर भर के, कभी पूछते हो कि मैडम इस लाइन का मतलब ही बता। आज तक मेरे को, तुमको 2 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, 10th में मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम +1 में आए। तुम एक बात बताओ, कभी तुम लोगों ने मुझे बोला कि मैडम ये वाली लाइन का मतलब मुझे आता है? क्या करते तुम 6-6 घंटे स्कूल में यार? कॉपी दे देती है और बोला लिखो, तो कंप्लेन करो ना, कंप्लेन करो। लिखवाती भी ऐसा है जो मतलब आधी चीज़ों का तो उसको खुद, मतलब उसको तो खुद को पता ही नहीं है कि मैंने क्या लिखवाया। लिखवा के किसी की कॉपी देख के, मतलब पुराने साल की कॉपी देख के तुमको भाई लिखो इसको, ऐसा थोड़ी होता है यार। तुमने टीचिंग नहीं करनी है, मत करो, घर बैठो अपने, लिखवा दियो। अब बताओ ये बच्चा कैसे याद करेगा जब उसको मीनिंग ही क्लियर नहीं है, जब तुम चैप्टर ही नहीं पढ़ा रही हो, जब तुम समझा नहीं रही हो, जब तुम लिखवा भी नहीं रही हो, किसी की कॉपी दे रहे हो, उसने गलत लिखा है, तुम गलत लिखी जा रहे हो। क्या एजुकेशन दे रही है वो आपको? फिर ऊपर से हमारे सिर मथा, अगर ये नहीं लिखवाया तो गलत करेगी, नंबर नहीं देगी। कहीं मिलता नहीं है बुक में, पता नहीं कहाँ से लिखवाती है। यही मैडम निकली ऐसी है ना।
तो देखो हिस्ट्री का हम कब सिलेबस खत्म कर चुके हैं? अब तो टोटल चैप्टर 16 है। 16 चैप्टरों में आपको 8 चैप्टर हाफ ईयरली में देने चाहिए। 16 में से 12 चैप्टर आप दे रहे हो बच्चे को तंग करने के लिए, ना समझाते हो ना लिखवाते हो। ठीक है। 10 राइट्स इम्पोज ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट। बोलते राइट्स की वजह से स्टेट के ऊपर भी कुछ भार पड़ जाता है कि भाई हाँ कि मुझे अपने काम के प्रति लॉयल रहना है और आई मस्ट प्रोवाइड सेफ्टी थ्रू ओबोइंग दीज लॉज, थ्रू इम्प्लीमेंटिंग थ्रू दीज लॉज strongly. My rights to obligate the state to enact laws that protect from the harm. बोलते मेरा ये हक है कि मैं स्टेट को बोलूँ कि भाई लॉ के अकॉर्डिंग ये मेरा हक है और ये मुझे नहीं मिल रहा है, प्रोटेक्ट मी। तो राइट्स नॉट ओनली रिफ्लेक्ट व्हाट द स्टेट मस्ट डू। बोलते राइट से वो नहीं रिफ्लेक्ट करता है कि भाई स्टेट क्या किए जा रही है, बट आल्सो व्हाट द स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। बोलते अगर वो गलत कर रही है तो उसे अपने आप को रिफ्रेन करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल माई राइट टू लिबर्टी एज ए सिटीजन इम्प्लाइज द स्टेट कैन नॉट सिंपली detain me at its discretion. Discretion. For example, देखो मे लिखा है, मे माई है, माई राइट है, मे राइट। माई राइट टू लिबर्टी एज ए सिटीजन, जो मेरा राइट टू लिबर्टी है मतलब फ्रीडम, आज़ादी, आर सिटीजन इम्प्लाइज द स्टेट कैन नॉट सिंपली डिटेन मी एट इट्स, मुझे वो इससे दूर नहीं रख सकती, स्टेट मुझे इससे दूर नहीं रख सकती जो मेरा हक है। मतलब राइट को मतलब स्टेट को अकॉर्डिंग नहीं चलना पड़ेगा, जैसे लॉज बने हैं उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। अब ये याद कैसे करोगे ये तो भगवान ही जानता है। करोगे? 5 नंबर का आएगा लीगल राइट्स एंड द स्टेट। पहले ऐसा करो, इसको रीड करो पूरे, ठीक है। उसके बाद आपको जो लगता है कि जो याद हो सकते हैं वो करो, क्योंकि इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो याद हो सकते हैं वो मेरे पास लाओ कि मैम मैं ये याद कर सकता हूँ। और 5 नंबर के लिए आप 6 पॉइंट काफ़ी हैं। 7 कर लिए ना हमने, 6 कर लेना, कोई एक छोड़ सकते हो, ठीक है। लिख लेना, ये करो, पहले चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर बताओ कौन सा करना, करेंगे एक और करेंगे, उसमें एक क्वेश्चन और। हाँ जब जी खुला ही रखो बलराज, खुला ही रखो। हाँ तुम्हें स्कूल में नहीं पता लगा क्या है? सरके में भी भेजा है, सरके में भी भेजा है। लेके आओ। अरे हाँ, तुम्हें कुछ भी जल्दी नहीं होता तुम। अच्छा सब ले आओ, इंग्लिश भी ले आओ, EVS भी ले आओ, हिंदी भी लाओ। शादी वो विवाह वाला जो है ना वो उसका टेस्ट है। तन्मय क्या कर रहे हो तुम? बंद करो इसको, इतने सारे क्वेश्चन लिखवाए हैं वो तुम्हें याद ही नहीं है। कुछ हो तो बंद कर दो, तुम रोज मैथ करते हो। तन्मय तुम्हें सुनाई दे गया बेटा? खोल के दो मुझे, विवाह वाला शादी वाला खोल के दो।
थर्ड चैप्टर खोल के दो। हाँ नोटबुक मिल गई इंग्लिश की, वो जो कल तुम बोल रही थी मैडम ने चेकिंग को ली है। अब कितने दिन लगाएगी, वो पेपर लगने वाले हैं। तुम घर पे तुम छोड़ के आई हो? एक बार तो मैंने तुम्हें ये याद करवाया, तुमने लिख के नहीं देखा है। तुम ऐसा करो, इसको रिवाइज करो, और पहले ही स्पेलिंग बहुत गलतियाँ करती हो, पहले इसको रिवाइज करके इस मात्रा में सारी ये देखो, जहाँ जहाँ पहले गलती की है, रिश्तेदार तुम्हें लिखना नहीं आ रहा, शुभ तुम्हें लिखना नहीं आ रहा, निश्चित तुम्हें लिखना नहीं आ रहा है, कृपा तुम्हें नहीं लिखना आ रहा, आभारी तुम्हें नहीं लिखना आ रहा, आज्ञाकारी तुम्हें नहीं लिखने आ रहा, ये सारे पहले या प्रैक्टिस करो, उसके बाद लिखना है। ठीक है, क्लियर है? पहले प्रैक्टिस कर लो 3-3 बार बंद करके, फिर उसके बाद लिखना है इसको, रिवाइज कर लो। और ये नहीं, ये तो हो गया था। पहले ये कर लो। EVS का थर्ड चैप्टर मैंने याद करवाया हुआ है आपको, है ना, समझाया भी है ना, समझ है पूरी? चलो फिर इसको भी लर्न करो, इसके फिल इन द ब्लैंक्स राइट करो। तुम्हारे पास दोनों सब्जेक्ट कवर करने के लिए लिख के देने 1 घंटा है। ये लिखना है, ये सुनना है, स्पेलिंग स्पीक साथ में। चलो जाओ। इंग्लिश का बात सर देते, इंग्लिश का ना सर करवा देंगे, इंग्लिश और मैथ्स सर। हाँ पहुंचे नहीं तुम, क्या इतना टाइम लग रहा है? ये प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। हाँ तुम बैग ले आओ, हैं फिर यहाँ से सैर करते रहोगे, ग्राउंड बना दोगे इसको। नोटबुक टेबल पर रख दो। जो इजी लगता है, जो इजी लगता है वो पहले करो, जो जल्दी हो सकता है वो पहले करो। तुमने ये क्वेश्चन अभी तक नहीं लिखे? तो कितनी बार बोल बैठी मैं? तुम सिलेबस दिखाओ, ये चैप्टर आना नहीं। मम्मा ने कहा है कि क्वेश्चन नहीं लिखने। मम्मा ने बोला, मम्मा ने कहा है। कौन कौन सा है? ये कौन सा है? ये है कहाँ है चैप्टर का नाम है? ये सारे शॉर्ट है इसके? यस। ये लॉन्ग है, ये खत्म हो गया। ठीक है, ये कहाँ है? दिल्ली सल्तनत और मुगल सारे इकट्ठे कराएगी मैडम? मैम अब मैंने ये और ये कराया। कौन सा? ये थर्ड और ये और ये, मतलब इस सिलेबस में क्या क्या करवाया तुम्हें? मैम इसमें मैं थर्ड अभी वो करा रहे हैं, रीड। इसमें ये हो गया, ये हो गया, ये हो गए, और मैम ये हो गया, और इसमें मैम ये हो गया।
बस। और ये सारा सिलेबस करवाने को तैयार है और 20 तारीख को पेपर है, 20 से पहले 15 से, है ना। और चैप्टर करवाने को है 1 2 3 4 6 चैप्टर करवाने को है ये। और तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो, मतलब ये बिल्कुल सच बात है ना। मैडम का नंबर है? मम्मा के पास है। मम्मा से ले लूँगी, ठीक है। तो 6 चैप्टर करवाने को हैं और 4 महीने में मैडम ने 4 चैप्टर करवाए और 6 चैप्टर मैडम 15 दिन में करवाएगी, है ना। हाँ, तो पता नहीं क्या साफ दिख रहा है, जो तुम बोल रहे हो वही बोल रही हूँ मैं। ये 4 चैप्टर मैडम ने पिछले 4 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त चला जाएगा, तो उसके बाद ये अभी 6 चैप्टर करवाने हैं, क्योंकि मैडम अभी ये करवा रही है तो कल 30 हो जाएगी, तो उसके बाद ये 6 चैप्टर बचे हुए हैं। तो ये 6 चैप्टर अब मैडम अगले 15 दिन में करवाएगी और 5 महीने में उसने 4 चैप्टर करवाए। 4 में ये भी कराना नहीं, मैं इनमें बात कर रही हूँ, है ना। ये और इसमें क्या क्या करवाया है? ये क्या है? इसमें अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, और ये भी। अब सारे हो गए ये, है ना। मैम जी तो सारे हो रखे हैं पहले के। ओके, तो ये जो है इसमें से आपने याद में क्या क्या करवाया मैंने, वो बताओ मुझे। मैडम और इंडिया, ये इक्वालिटी, इंडियन डेमोक्रेसी, राइज ऑफ न्यू किंगडम, आवर एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर सर्विस इंडिया, ये सब याद करवा दिया मैंने। आगे मैम इसमें से ये करवाया नहीं है, लेट कर रही है, वही लेट कर रही है, तो याद कहाँ से करवाए? मैम ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। मैम जी नहीं हुआ। कौन सा? मैम जी वाला मेजर करवा दिया है, पर लर्निंग खोलो। मैं वो करना नहीं। हाँ खोलो, उसको खोलो। मैम रोड करना है, मैम रोड करना है। क्या मतलब तुमने ये चैप्टर किया ही नहीं है, लिखा नहीं है? आप कल ही पूरा हुआ। तो कल पूरा हुआ तो तुम अकेले बच्चे हो जिसने ना आधा पागल कर दिया है, मैं बता रही हूँ। अब तुम कह रहे हो कि ये जो चौथा चैप्टर मैडम ने करवाया है, ये 7 चैप्टर कर दिए अब तुमने जो 15 दिन में करने को है। मैम जी अब तुम ऐसा करो, तुम बहुत क्लेवर बन रहे हो, तुम ऐसा करो, ये जो 5 चैप्टर है ना, 5 चैप्टर रिवाइज करके आज की डेट में मुझे सुनाओ, पीछे बैठ जाओ, क्योंकि आगे तो हमने ये 6 चैप्टर मैडम करवाएगी तो हम करेंगे, है ना। और बताओ साइंस का बताओ तुम। साइंस का मैम 6 चैप्टर हो गए। 6 चैप्टर कहाँ है? साइंस मंदिरा। साइंस के आपके कितने चैप्टर हुए? मैम 6 हो गए। 6 हो क्या? ये भी ये क्या है? ये अलग अलग से क्यों है? मैम क्या? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हो गया, एनिमल्स भी हो गया, हीट भी हो गया, एसिड बेस का मैंने टेस्ट लिया हुआ है, इन सब का मैंने टेस्ट ले लिया। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मैम ये तो फर्स्ट है। ये फिर से दे रही है मैडम ने? मैम ये फिजिकल केमिकल चेंजेस, मैम ये हो गया था इसका कल। रेस्पिरेशन ये ये याद करने को रहता है। 5 चैप्टर वो और 1 चैप्टर इसका याद होगा तो छुट्टी होगी तुम्हें। चलो बढ़ गए सीट पे। 5 मैंने समझाए हुए हैं, लर्न करवाए हुए हैं, रिवाइज करने से। हाँ ठीक है। किस चीज़ का है ये? मैं जो कल याद करा था। देखो स्पेलिंग्स ठीक है, और बस स्पेलिंग्स पे सुधार ही नहीं है तुम्हारी। ठीक है, स्पेलिंग्स याद कर लेना सबकी। आ जाओ बेटा, आ जाओ तुम बेटा। फिर सिलेबस भी तो ख़त्म करना है ना तुम्हारे। एग्ज़ाम 10 से 13 से है। 2 पेज पढ़ लो हो जाएगा। टेस्ट कल होगा ही होगा, छुट्टी मत मारना। स्कूल से भले मार लेना तैयारी के लिए। अच्छी लग रही है साइकोलॉजी है? केमिस्ट्री के साथ कहाँ कंपेयर कर रहे हो उसको? मेन सब्जेक्ट हो गया है, हर सब्जेक्ट से अच्छी है। पिछले साल पढ़ाई थी मैंने अश्मित को,
+1। ये साइकोलॉजी का क्या कॉम्बिनेशन है मेडिकल के साथ? कॉम्बिनेशन होता है, देखो मैंने कंप्यूटर रखी है। क्या फ़ायदा क्या है वैसे? कंप्यूटर का कोई फ़ायदा नहीं है मेडिकल के साथ रखने मुझे अच्छी लगती है। अच्छी लगती है कंप्यूटर? में। अच्छी है नहीं। जब प्रोग्रामिंग लगती है ना तब लगता है पता बहुत गंदी होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अगर करनी पड़े। मैंने ना ऐसे ग्राफिक्स करके रखनी थी, तो मैं काफ़ी रियलाइज हुई कि उसके लिए रखनी चाहिए। अब मैं चेंज नहीं करूँगी, ठीक है, अब मैं कंप्यूटर कर लेंगे। अब ठीक है, जब मारी बोल क्या सिर ओखली में दे ही दी है तो कल आपका क्लियर हो गया था सब कुछ? पढ़ते नहीं सर, खुद से लिखते हैं। वही डाउनलोड डे टू डे लाइफ में होती है। देखो आज हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रॉन प्रोसेस। इससे पहले जो हमारे पास ये टाइट्रेशन का है ये लैब में होगा, ठीक है। और हम लोगों ने बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग आप बैलेंसिंग किसी भी वे में कर सकते हो, जैसे जो हमने 10th में जैसे सीखा है बिल्कुल वैसे, ठीक है। मैं आपको बैलेंसिंग के लिए 3-4 चीज़ें मतलब दूंगी, इक्वेशंस आपने मुझे बैलेंस करके देनी है। तो बैलेंसिंग एक पार्ट का इसमें 10th में किया है ना, आता है और मुझे बैलेंसिंग करना। अब मतलब प्रैक्टिस कर लेना, उठा के प्रैक्टिस कर लेना यहाँ से। और ऐसे ज़रूरी नहीं है, 2 मेथड है आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड और एक और मेथड है। आप किसी कैसे भी बस बैलेंस होनी चाहिए। और जैसे आपने 10th में सीखा है कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है उसको बैलेंस करना है, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, ठीक है, बैलेंस होती जाएगी। तो इसलिए मैं इस पर नहीं जा रही, मैं सीधे बैलेंस करने को दूंगी, आपने बैलेंस करके देनी है। और आज का मेरा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। क्या है? रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, ठीक है। Let us start. The experiment corresponding to reaction can also be observed if zinc rod is dipped in copper sulfate solution. बोलते हैं अगर आपने रिएक्शन देखना है तो जिंक रोड लो, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जिंक रोड लो, उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालो और जिंक ZnSO4 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? Cu, क्या हो जाएगा? Cu। तो इस क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो आपने क्या, आज बॉस बहुत ही साउंड है आपकी, आज भाई इतनी साउंड हो रही है ना आपकी, सच में इतने जोश में जब चीज को बंद करो, रूम को बंद करो। क्या ठीक है। तो क्या है, द एक्सपेरिमेंट करस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इफ जिंक रोड। बोलते हैं अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट लेके रिएक्शन को देखने की कोशिश करनी है तो एक जिंक रोड लो और जिंक रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दो। अब क्या हुआ, जिंक ने जा करके कॉपर को हटाया और खुद जाके कैसे हटाया, ठीक है। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे दिए, Zn था ये, जिंक है ना, जिंक क्या है, ये सॉलिड है ना, सॉलिड का है SO4। हाँ, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने इलेक्ट्रॉन लूज। जब ये लूज ऐसे लिखते हैं ना हम लोग Zn, तो Zn2 + 2e नेगेटिव, ऐसा हुआ। तो इसने क्या किया, आरोही, इसने क्या किया, ये क्या हुआ, क्या हुआ, लूज किए मतलब रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ध्यान देना, अभी यहाँ मैं कुछ क्लियर करने वाली हूँ। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हुई इसकी। अब कॉपर ने क्या किया, कॉपर कैसे था, कॉपर इस फॉर्म में था, वापस लिया, कॉपर इस फॉर्म में था, और उसने क्या किया, ये उठाए गेन कर और ये Cu बना। इसने लूज किए, इसकी ऑक्सीडेशन हुई, इसने लिए, इसकी रिडक्शन हुई, इसकी रिडक्शन हुई, इसकी ऑक्सीडेशन हुई। इसे हम कहते हैं, इस हाफ को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ,
और ये है हाफ, अदर हाफ रिएक्शन, इसे कहेंगे हम रिडक्शन। तो रिडक्शन हाफ टुगेदर विद ऑक्सीडेशन हाफ मेक्स द रिडॉक्स रिएक्शन, मेक्स द रिएक्शन रिडॉक्स। कोई डाउट नहीं? तो अब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रोड जिंक की है और दूसरी जो है वो कॉपर की है। तो एक इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, एक अलग नाम हुआ, एक होती है ना एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड। अब मैं आपको एक शब्द बोलने जा रही हूँ, लोन, LOAN, लोन, ठीक है। दिस इज फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये जो लोन है, ये जो लोन मैं अब डिस्क्राइब करने जा रही हूँ, दिस इज फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए इससे अपोजिट होगा। लोन में L स्टैंड फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। O स्टैंड फॉर द ऑक्सीडेशन, A स्टैंड फॉर द एनोड एंड N स्टैंड फॉर द नेगेटिव। अब मेरे पास ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ये मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। ये मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ऐसे करके एक, ठीक है। ये इनडायरेक्ट सेल भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक रिएक्शन यहाँ होता है, मतलब ऑक्सीडेशन एक में होती है और रिडक्शन में एक में होती है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ना, उसमें एक ही में दोनों होती है, मतलब एक ही में दोनों होती है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इसमें क्या है कि एक में मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, इज इट लेफ्ट हैंड साइड, इज इट लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में याद करने के लिए मेरे को सब ये पता लग गया मुझे कैसे बनाना है सेल। लेफ्ट हैंड साइड में मैं रखूंगी एनोड, मैंने रख दी एनोड, डाल दी मैंने, एनोड बन गई, एनोड लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होगी और एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और इसका क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। और इसको मैं ज्वाइन करूंगी किसके साथ, कैथोड के साथ, कैथोड के साथ। और इसके साथ इसका क्या होगा, इसकी होगी रिडक्शन और इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। और इसकी होगी रिडक्शन, होगी पॉजिटिव चार्ज और इसे कहेंगे कैथोड। रेडी हो गए सेल। मैंने इसको लिया था तो इसमें ये क्या लिया है मैंने, कॉपर सल्फेट, और इसमें जिंक, इसमें क्या लिया मैंने, जिंक। तो ये एक ही उसमें मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया आपको, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है। दिस इज फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इससे उल्टा, इससे उल्टा होगा। दो तरह के सेल होते हैं ना, एक होते हैं प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। फर्क है कि एक ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट उसमें होंगी, उसमें एक ही में दोनों होंगी, एक ही के अंदर दोनों। अच्छा, जैसे वो हाँ क्लास 10th में एक्सपेरिमेंट भी था। हाँ, अभी आएंगे, ये सब कुछ आएगा। इस NaCl बनाने वाला एक्सपेरिमेंट, हाँ, NaOH बनाने वाला। इनकी ना जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं और जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है +2 में। उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, उनकी इक्वेशन। उसमें ये रिडक्शन किसकी हो रही है, कैडमियम की हो रही है, लेड की हो रही है, किस क्रोमियम की हो रही है, मैंगनीज की हो रही है, वो सारे जो है कितने 6-7 है, शायद 6-7 है, हाँ। तो वो करने पड़ेंगे, तो वो वहाँ उसको वहाँ के लिए छोड़ दो, +2 के लिए, ठीक है। अभी के लिए आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखने में कैसा होता है और इसको एनोड कैथोड को क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ क्या होता है, और इन्हीं को हम इलेक्ट्रोड्स, एनोड इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये सब कुछ मतलब, और जिस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस तरफ से ग्रेडियंट डिफरेंस होना चाहिए, ग्रेडियंट डिफरेंस, जिस तरफ से कंसंट्रेशन दूसरी तरफ को फ्लो करने का पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ हमने इसमें सीखना है। और आपको एक और चीज़ जो आज जाननी है वो जाननी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इससे ज़्यादा आज की नॉलेज नहीं है, ये आज के लिए इतनी नॉलेज काफ़ी है और मैं अब आपको प्रोवाइड कराने जा रही हूँ, ठीक है। मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं प्लीज, एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। सब कुछ बता चुकी हूँ मैंने, आपने सिर्फ देखते जाना है।
जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक आयंस एंड कॉपर आयंस आर रिड्यूस टू मेटालिक कॉपर ड्यू टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दिखाया मैंने कैसे ट्रांसफर हुए, पीछे दिखाया पेज पे। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक टू कॉपर आयन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हीट इज इवॉल्व। जब ये होगा तो हीट बाहर निकलेगी। हीट बाहर निकली मतलब एक्सोथर्मिक। नाउ we modify the experiment in such a manner that for the same redox reaction transfer of electrons takes place indirectly। बोलते हम ये वाला जो है इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्ट सेल है। इनडायरेक्ट जब दो इलेक्ट्रोड अलग अलग वेसल्स के अंदर रखी जाए, अलग अलग बीकर के अंदर रखी जाए तो वो इनडायरेक्ट सेल, फिर उसको ज्वाइन कराया जाए तो उसे इनडायरेक्ट सेल कहते हैं। तो कह रहे हैं इनडायरेक्ट दिस नेसेसिटी द सेपरेशन दिस नेसेसिटीज द सेपरेशन। बोल बोल के पढ़ो, थोड़ा सा मुझे मुंह हिलता हुआ दिखना चाहिए, ये सोचने के लिए नहीं बैठे हो, ठीक है। दिस नेसेसिटीज द सेपरेशन ऑफ जिंक मेटल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बोलते इससे क्या होगा, जब हम इसको सेपरेट वेसल्स में लेंगे, इसमें क्या होगा कि जिंक मेटल जो है वो लीव करके किसकी तरफ को आने की कोशिश करेगी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की तरफ को। वी टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए बीकर एंड पुट ए कॉपर स्ट्रिप ऑन। बोलते ये ले लिया मैंने कॉपर सल्फेट और इसमें डाल दी मैंने ये स्ट्रिप कॉपर की, और ये ले लिया मैंने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और इसमें डाल दी मैंने जिंक की रोड डाल दी। बोलते जैसे मैंने वी आल्सो जस्ट जिंक सल्फेट इन द अनदर बीकर एंड पुट द जिंक रोड। हो गया, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, 5 नंबर का आएगा ये। इनडायरेक्ट एक्सप्लेन इनडायरेक्ट सेल और गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, ठीक है। नाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन आइदर ऑफ द बीकर्स। बोलते दोनों में अपना अपना रिएक्शन होगा, रिएक्शन होना शुरू होगा एंड इट्स सॉल्ट इन ईच बीकर बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड। बोलते दोनों में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगी। तो स्पीसीज दीज रिप्रेजेंट्स द स्पीसीज इन द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। बोलते इन दोनों बीकर्स को हमने, एक में रिडक्शन होगी दूसरे में ऑक्सीडेशन होगी, इसलिए हम इनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ कहते हैं, और दोनों को इकट्ठे हम रिडॉक्स कपल कहते हैं। दोनों को इकट्ठे हम रिडॉक्स कपल कहते हैं। इज डिफाइंड एज हैविंग टुगेदर द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड फॉर्म द सब्सटेंसेस। बोलते देख लिया आपने कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एक बीकर में होगा और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दूसरे बीकर में होगा, इनडायरेक्ट सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे। कैसे? कई बार रिप्रेजेंटेशन मांग लेते हैं 1 नंबर में, तो क्या होगा, आपके पास क्या था, Zn2+ था, मतलब जिसका खास बात इसमें ये देखने, रिप्रेजेंट करने के लिए आयनिक फॉर्म पहले लिखनी है, सॉलिड फॉर्म बाद में। आयनिक फॉर्म पहले और सॉलिड फॉर्म बाद में, ये रिप्रेजेंटेशन है इन दोनों की। तो ये कह रहे हैं इन बोथ केसेस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज पुट बिफोर द रिड्यूस्ड फॉर्म। हो रही है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये इसके पहले रखी गई है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये इससे पहले रखी है, दोनों के इसमें रखी। बोलते नाउ वी पुट द बीकर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड द बीकर कंटेनिंग जिंक सल्फेट सॉल्यूशन साइड बाय साइड, वी कैन नॉट वी कनेक्ट का। बोलते इसका भी देख लिया हमने, इसका भी देख लिया। अगर अकेले रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि आयनिक फॉर्म पहले और सॉलिड फॉर्म पहले किया। लेकिन जब हमने कनेक्ट कर दिया, जब हमने दोनों को क्या कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट किया, इसको स्विच को ऑन कर दिया, फिर क्या हुआ, वी कनेक्ट द सॉल्यूशन इन 2 बीकर्स बाय सॉल्ट ब्रिज। इसको कहते हैं सॉल्ट, ये जो है ना, ये वाला, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। इसका फंक्शन भी हम पढ़ेंगे। ये क्या करता है, इसका काम, एक काम तो मैं आपको अभी बता दूं कि इसने इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन के साथ कनेक्ट किया। ये इसका फंक्शन, क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, गिव द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो आप बोलोगे कि इट कनेक्ट्स द 2 सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस इन द इनडायरेक्ट सेल, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कह रहे हैं solution of potassium chloride or ammonium nitrate usually solidified by boiling with agar and later cooling to a jelly like substance। क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। कहते हैं कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है, दिस इज सॉल्ट ब्रिज, दिस इज बैटरी, दिस इज स्विच, अंदर भी एक कनेक्शन है, ये डबल कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रोड्स के लिए कनेक्शन के लिए, और ये सॉल्ट ब्रिज फॉर द सॉल्यूशन कनेक्शन। एंड इसको प्लग इन कर देते हैं, इसको बंद कर देंगे। इसको बंद किससे करेंगे, जेली लाइक मटेरियल से, और उसका नाम क्या होता है, अगर। उसको क्या कहते हैं, अगर। जेली लाइक मटेरियल वो क्या है, अगर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इसको किस चीज़ से प्लग इन किया जाता है, ठीक है बेटा। आज चारों रिवाइज करके फिर सुनाने हैं मुझे, ठीक है। आज लाए हो ना नोटबुक, भूल अच्छे से करो, हाँ, विद स्पेलिंग। हो गया। तो
दिस प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सॉल्यूशन विदाउट अलाउइंग देम टू मिक्स। बोलते और क्या इसका काम है, बोलते एक तो इसने कनेक्ट किया, दूसरा इनको मिक्स भी नहीं होने दिया। देखो कैसे, देखो ये दोनों ने इस रोड के थ्रू ये कनेक्ट हो गए, लेकिन यहाँ से ये अगर सॉल्यूशन से प्लग इन करें। समझ आ गई बेटा आरोही? ये है ये कि इसको प्लग इन कर देते हैं अगर सॉल्यूशन से। बोलते इसका क्या काम है, इसने बोलते कनेक्ट भी कर दिया और मिक्स भी नहीं होने दिया। कनेक्ट भी कर दिया, दोनों दो फंक्शन आ गए कनेक्शन के लिए और नॉट मिक्सिंग, नॉट अलाउड मिक्सिंग, है ना। फिर द जिंक एंड द कॉपर रोड्स आर कनेक्टेड बाय द मेटल। आप क्या किया, जिंक और कॉपर रोड को कनेक्ट कर दिया किसके थ्रू, स्विच। ये नॉलेज आपको है क्या, ये नॉलेज आप लोगों को है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, पता है। तो अब क्या होगा, अब ये तो आपको पता लग गया कि एनोड अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो कहाँ कौन फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा यहाँ से। तो इसका मतलब करंट कहाँ से फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा कैथोड से एनोड की तरफ। ये सब कुछ शो करना है, अदरवाइज नंबर कटेंगे, ठीक है। फिर क्या है, बोलते वायर विद द प्रोविजन ऑफ एम मीटर एंड स्विच ऑन। बोलते इन दोनों को जोड़ दिया एम मीटर के साथ और स्विच ऑन कर दिया। बोलते जैसे ही स्विच ऑन हुआ फिर क्या हुआ, फिर हुआ काम, फिर जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने लग पड़ा और वो ऑक्सीडेशन कहलाने लगा, और कॉपर उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने लग पड़ा और वो रिडक्शन हाफ कहलाने लगा। और इसलिए हम एक को एनोड, एक इलेक्ट्रोड कहेंगे और एक को हम कैथोड इलेक्ट्रोड। बोलते व्हेन द स्विच इज ऑफ कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। जैसे ही ऑन होगा वैसे ही ये दो बातें आप ऑब्जर्व करोगे। क्या ऑब्जर्व करोगे, द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द जिंक टू कॉपर बट थ्रू द मेटालिक वायर से होके जाएगा रोड से। इज अपरेंट एरो विच इंडिकेट्स। बोलते ये एरो आपको बता रहे हैं कि इस तरह से होकर के जाएंगे। और दूसरा द इलेक्ट्रिसिटी जो है इससे, बस ये दो बातें आप देखोगे, ठीक है। और ये जो जिंक रोड और ये जो कॉपर रोड डाली हुई हैं इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। बोलते ये जो, और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ईच इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल एसोसिएटेड है, डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट है, उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज यूनिटी। बोलते हैं अगर यूनिटी आ रहा है, एम मीटर में क्या आ रहा है, यूनिटी आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, और टेम्परेचर जो है हमने काम करते वक्त 298 केल्विन रखा है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा है, और तो उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, एक कांस्टेंट बोलते हैं अगर ये जो हमने इलेक्ट्रोड्स ली हैं, अगर इसका हम प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखें, 298 केल्विन टेम्परेचर रखें, ठीक है, ये दो चीजें, और दूसरा इसकी यूनिटी समझ रहे हो, कंसंट्रेशन की जो है स्पीसीज की क्या रखें, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज यूनिटी अपीयर्स टू बी इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे रखा जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं बाय द कन्वेंशन ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे ही हम देखेंगे ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जब निकाला गया तो हाइड्रोजन का 0 आया। इतने पे 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब रखा गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो उसका जो वोल्टेज आई वो 0.00 आई। कितनी आई, 0। तो क्योंकि इसकी वोल्टेज 0.00 है तो इसको फिर स्टैंडर्ड ले करके, क्योंकि इसका आंसर तो 0.00 ही आएगा, जिसके साथ भी कंपेयर करेंगे जो भी आंसर आएगा वो किसका होगा, जो इसके साथ इलेक्ट्रोड जोड़ी होगी। जैसे ये इलेक्ट्रोड है और यहाँ हाइड्रोजन ली और HCl ले लिया इसके साथ, फिर हमने ऑन किया सब कुछ, जो रीडिंग आएगी वो किसकी होगी, वो साथ वाले की होगी, क्योंकि इसकी तो 0.0 ही आएगी उस 298 केल्विन। तो बोलते तो इस तरह से हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके ये निकाला गया सारा।
आयरन का भी निकाला, कोबाल्ट का भी निकाला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, सबका निकाला और निकाल करके ये वैल्यूज आ रही थी हाइड्रोजन के, ये स्टैंडर्ड रख लिया, ये 0 0, इसके साथ इनको भी कंपेयर किया, इनका नेगेटिव आया और इन सब का पॉजिटिव आया। क्लियर है? तो इस तरह से इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कहा गया, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज आई वो क्या आई, 0। तो अब जो दूसरी होगी, रिड्यूस्ड होगी तो भी दूसरी हुई है, और ऑक्सीडाइज अगर गेन हुआ है तो भी दूसरी का, और लॉस हुआ है तो भी अगर गेन हुआ है तो क्या हुई, ऑक्सीडाइज हुई, और अगर लॉस हुआ है तो रिड्यूस्ड हुई। इज इट ओके? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर करके आप दूसरी जो उसके साथ लगी हुई है उसको, उसकी वोल्टेज निकाल सकते हो। इज इट ओके? ओ ऐसा है क्या चैप्टर है? तो शुरू ही नहीं होता है? हम कुछ नहीं कर रहे। काट देंगे शब्द आएगा वही वाइस प्रिंसिपल है, मत ही होगी चलो हमने कर लिया, सिलेबस था हमने कर लिया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन। अब आप ऐसा करो, इसको कर लो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 5 नंबर का तैयार करके उसके बाद नहीं, अभी आप वही करो, ठीक है। कल के टेस्ट की तैयारी करो, कल के टेस्ट की तैयारी। चलो मैं अपने हिसाब से बोलूँ ना? हाँ, आपने अपने हिसाब से, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटर रहेगा आप रीडिंग लो, चैप्टर की रीडिंग लो एनसीईआरटी की, वो टेस्ट वहाँ से अच्छा हो जाएगा। हाँ आ जाओ। सभी ने निवेदन, तुम बोलने की कोशिश करो, चलो पहले बोलो। चलो क्या हो गया, डोंट वेस्ट टाइम। प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी, शाकुंतल स्कूल, मोहाली, 2022, जुलाई 2024। मैंने बोल दिया है, मैंने बता दिया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैं डालूंगी 5 नंबर की, दोनों डलेगी वो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का तो मैं ड्रॉ करने को दूंगी ना, एनर्जी लेवल जो डायग्राम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, ऑक्सीजन का एक वो दूंगी, जो डिफरेंट के 2 दूंगी, समझ आ गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनकी डिफरेंट है, लिथियम से नीचे ऑक्सीजन से ऊपर, दोनों दूंगी। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, वो तो दोनों दूंगी, मॉलिक्यूलर भी दूंगी, वैलेंस भी दूंगी, और हाइब्रिडाइजेशन दूंगी। हाइब्रिडाइजेशन रेजोनेंस एग्जाम्पल के साथ रेजोनेंस की डेफिनेशन, हाँ। और हाइब्रिडाइजेशन में कोई 2 हाइब्रिडाइजेशंस दूंगी। हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे आंसर करेक्ट चाहिए। तुमने कैसे किया है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो आंसर करेक्ट चाहिए, वो गलत नहीं आना चाहिए बस, और फॉर्मल चार्ट्स निकालना, ठीक है। चलो करो शुरू। मेरे को 2 दिन की छुट्टी पर प्रार्थना पत्र महोदय, समय निवेदन यह है कि मैं चौथी कक्षा चौथी की छात्र हूँ। बस अब बताओ डेट से, अपने दिमाग से बोलो। 24 जुलाई 2024। क्या चाहिए आपको, इसकी क्या चाहिए? 2 दिन की छुट्टी बोल दो। हाँ। पर 2 दिन की छुट्टी मेरी बहन की
जो पत्र में लिखा है वो लिख दो ना, जो क्वेश्चन में लिखा है शुभ विवाह है शुभ विवाह वो है। ऊपर लिखा होगा, तो वहां से कॉपी कर लेना। हाँ आगे। शुभ विवाह है। हाँ, निश्चित हुआ है, पक्का हुआ है वो। पक्का हुआ है। हाँ। इस अवसर पर इस अवसर पर इस अवसर के बाद क्या है, इस अवसर पे क्या करना तुमने, इस अवसर पे क्या चाहिए तुम्हें? 2 दिन की छुट्टी। हाँ बस फिर है, हद हुई या रट्टे मारने हैं? अपना दिमाग भी कोई चीज होती है जो दिया हुआ है, एनिमल्स थोड़ी हम। बोलो, इसलिए हमें मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। लिखो, तुम लिख के लाओ, चलो। कितने क्वेश्चन याद हुए तुम्हें? सोशल मीडिया चलो ऐसे
कौन सा चैप्टर रह गया हमारा? कंपाउंड वैलेंसी सब समझ आ गई थी आपको? रेडिकल समझ आ गया था? रेडिकल क्या होता है कि समझाऊँ? दोबारा समझाओ, ठीक है। और क्या रह गया इसमें? केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है? ठीक है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस, ठीक है, आज खत्म हो जाएगा। ये सिलेबस में है। ठीक है, देखो रख लो। रेडिकल नहीं समझाया आपको है? रेडिकल ये है रेडिकल्स। देखो इसको मैं लिखने जा रही हूँ, ये रेडिकल है, ये भी रेडिकल है। मैं बताती हूँ ये रेडिकल क्यों है। ये है Na+, ये रेडिकल है, और ये है SO4 नेगेटिव, ये भी रेडिकल है। रेडिकल पॉजिटिव भी होते हैं, रेडिकल नेगेटिव भी होते हैं। ये नेगेटिव रेडिकल है और ये पॉजिटिव रेडिकल है। दोनों एग्जांपल दे दिए मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें? इसमें कुछ दिख रहा है? ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है थोड़ा, और ये सिंपल लग रहा है ना? तो ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल है ना, और ये सिंपल। कॉम्प्लेक्स क्यों है ये? क्योंकि इसमें दो चीज़ें प्रेजेंट हो गई। क्या हो गया? इसमें दो चीज़ें प्रेजेंट हो गई, इसमें सिंगल है। ऐसा ही है, ठीक है। अभी हम यहाँ चलते हैं। ए रेडिकल इज एन एटम, ये एटम है और ये ग्रुप ऑफ एटम है। ये ग्रुप ऑफ एटम है और ये एटम है। डेफिनेशन आ रही है? ए रेडिकल इज एन ग्रुप और ए ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि सेम भी हो सकता था, प्लस सेम HH2 होगी, लेकिन ये क्या है? डिफरेंट का है, सल्फर और ऑक्सीजन, और ये सेम, ये भी सेम। तो ये कह रहे हैं रेडिकल क्या होता है? ऐसा ग्रुप, एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम सेम और डिफरेंट दैट बिहेव्स एज ए सिंगल यूनिट विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बोलते सेम और डिफरेंट दैट बिहेव्स एज ए, डिफरेंट का क्या होगा? सिंगल यूनिट बिहेव करेगा, कर रहा है। SO4 नेगेटिव एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि रेडिकल सिंपल जो होंगे उसमें एक ही टाइप के एटम होंगे, एक ही एटम होगा एक ही टाइप के, और जो कंपाउंड होंगे, कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो दो या दो से ज़्यादा एटम से बने हुए होंगे, और उन्हें हम पॉलीएटॉमिक रेडिकल भी कह सकते हैं। उसे हम पॉली विच इज़ मेड अप ऑफ सल्फर एंड एटम हाइड्रोजन। बोलते ये अगर आप SO4 नेगेटिव को उठाओ तो वो एक एटम से नहीं बना है। ये रेडिकल कितने एटम से बना है? दो से, सल्फर और ऑक्सीजन। अब अगर आपने और बात खींचनी है तो और खींच लेते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, एक और एग्जांपल उठाया। बोलते हैं आपको पोटाशियम क्लोराइड बनाना है। क्या बनाना है आपको? पोटाशियम क्लोराइड बनाना है। तो आपने क्या उठाया? पोटाशियम उठाया, और दूसरी तरफ आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड उठाया। तो क्या बनेगा? गिव्स KCl। ये K Cl को ले आएगा और H2 अलग हो जाएगा। ये ट्वाइस होगा, तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा। हो गया पूरा, सब पूरे हो गए। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से ये बनेगा। तो इसमें आपको जो पोटाशियम है वो क्या है? बेसिक रेडिकल। बाय द बेस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज देयरफॉर कैन बी बेसिक रेडिकल व्हाइल द क्लोराइड रेडिकल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय हेड। बोलते ये जो क्लोराइड रेडिकल है ये कहाँ से आ रहा है? एसिड से, तो इसे हम एसिड रेडिकल कहते हैं। और ये जो पोटाशियम आया है ये हाइड्रोक्साइड से आया है, क्योंकि ये बेस से आया है तो इसे हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं, बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने क्या क्या बोला, क्या आप बताएंगे मुझे? बताओ। रेडिकल होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इसको प्रेजेंट होता है, दोनों भी हो सकते हैं।
और मैम जैसे कि Na पॉजिटिव है तो उसमें पॉजिटिव चार्जेस है, और जैसे SO4 फिर -2 मैम ये नेगेटिव चार्जेस होते हैं मैम इनमें कॉम्प्लेक्स। और तुम 1 मिनट लगा करके ये डेफिनेशन लर्न करके दो मुझे, ये डेफिनेशन ग्रीन वाली जल्दी। प्रथम बेटा यहाँ आना। प्रथम गैस बंद कर देना। 1 मिनट आपको जल्दी करो। तेग आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। सुनो same or different kinds of elements which behave as a single unit and with positive or negative charges. वेरी गुड। फिर मैंने आपको बेसिक और एसिडिक रेडिकल के बारे में कुछ बताया, पता है क्या? बोलो। मैंने आपको बताया कि जो बेस से रेडिकल्स बनते हैं उन्हें हम बेसिक रेडिकल्स कहते हैं, और जो एसिडिक फर्स्ट 2 चैप्टर केमिस्ट्री के रिवाइज करके सुनो। जिनमें एसिडिक का 5% होता है उन्हें हम एसिड से जो आएगा वो एसिड रेडिकल, जो बेस से आएगा वो बेसिक रेडिकल। जैसे कि हमने KOH में देखा कि K जो आएगा वो OH हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, OH से आएगा। और जो तो वो OH से आया तो OH कहते हैं बेसिक होते हैं ना, तो K उससे आया तो वो बेसिक रेडिकल है। और HCl एसिड होता है, तो क्लोरीन जो है उससे आई तो वो क्या हो गई? एसिडिक रेडिकल। क्लियर हो गया? ठीक है। अब है मेरे पास व्हेन ए सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, क्या किया? सॉल्ट को डिजॉल्व किया वाटर के अंदर। ये लिया मैंने सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट NaCl। इसको मैंने वाटर में डिजॉल्व कर दिया। मुझे क्या मिलेगा? एक तरफ NaOH और एक तरफ HCl। कोई कमी है इनके? देखना, Cl एक है, HCl है, H 2 है इधर, ऑक्सीजन एक है इधर, सोडियम एक है बैलेंस है, ठीक है। बोलते मैंने सॉल्ट लिया, वाटर डाला, इट्स स्प्लिट्स अप इनटू कांस्टेंट रेडिकल्स। बोलते ये टूट जाएगा, ये टूट जाएंगे, पहले तभी जुड़ेंगे ना, टूट जाएंगे। कैसे कैसे? Na से Cl अलग हो जाएगा, ये रेडिकल आएगा, एक ये रेडिकल है, एक H+ आएगा और एक OH नेगेटिव। ठीक है। तो अब ये Cl कहाँ से आया? ये Cl एसिड से, तो इसको क्या कहेंगे? एसिडिक रेडिकल। ठीक है। तो इसी तरह से बस नाम, द बेसिक रेडिकल्स आर फाउंड इन ए केवी पॉजिटिव चार्ज। जो बेसिक रेडिकल होंगे उसके ऊपर ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स और कैटायंस। क्लियर है? तो जिसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव है तो ये क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। बातें की, क्लियर है? और जिसके ऊपर ये जैसे नेगेटिव चार्ज है इसको कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव अनाइन। अनाइन, कैटायन नहीं, अनाइन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आया है तो इसे हम अनाइन कहेंगे। और क्योंकि ये इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसे अनाइन और इसे हम रेडिकल कहेंगे।